Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to introduce ourselves in English language. Well, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है और इंग्लिश में जनरली पहला पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ही होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, बट आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो एक फॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीका आपको हेल्प करेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। किसी भी स्टेज पर किसी भी रेपुटेड कंपनी को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ रेपुटेड लोगों के सामने, तो वहाँ आपको हेल्प करेगा ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का फॉर्मल तरीका। तो उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में इनफॉर्मल तरीका भी समझाऊंगा, बट पहले हम फॉर्मल तरीका सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, जहाँ हमको फॉर्मल वे में बोलना होता है वहाँ वो इनफॉर्मल बोल देते हैं, और जहाँ इनफॉर्मल बोलना होता है वहाँ तो इनफॉर्मल बोलते ही हैं। वेल एक्चुअली फॉर्मल तरीकों को बोलने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए कि आपको एक्चुअली स्टार्ट कैसे करना है। मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि हाउ टू स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, कि अपना इंट्रोडक्शन अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट उसको किस तरह से बताना चाहिए। वेल चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मल तरीका है। इस मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए मैंने इसमें पॉइंट बाय पॉइंट कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आगे और भी पॉइंट्स आएंगे, उन्हें मैं ऐड करूंगा। तो फिलहाल पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्रीट। ग्रीट मतलब मिलना। व्हेन वी स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन, सो हाउ टू ग्रीट विद अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग ओवर हियर कि हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अकॉर्डिंग टू टाइम आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप उसको यूज़ करेंगे। लगभग सुबह 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, 12 बजे से शाम को 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोलना है, और 5 बजे से आपको गुड इवनिंग बोलना है। उसके बाद जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सर, मैडम, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। सर, मैडम आप सब बोलते हैं, एवरीवन मतलब हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं। लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड मॉर्निंग, इस तरह से। फिर नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, माई नेम इज। देखिए मैंने यहाँ पर बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी है, माई नेम इज। मोस्टली लोग गलती करते हैं, इसमें अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं अपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन में। इनफॉर्मल में आप बोल सकते हो, बट केवल फॉर्मल इंट्रोडक्शन में अगर आप बात करते हैं तो आपको माई नेम इज, इट इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टू शो योर नेम एंड ऑल। सो माई नेम इज, जो भी आपका नाम है आप आगे लिख सकते हैं। आपको अपनी पहली लाइन में बोलना है माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। लाइक माई नेम इज राहुल सिंह, माई नेम इज अभिषेक, XYZ। सेकेंड पॉइंट आता है आपका जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मोस्टली लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं उस चीज़ को डायरेक्ट बोल देते हैं, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू नोएडा, आई बिलोंग टू गाजियाबाद, आई बिलोंग टू मेरठ। तो ठीक है, अगर आप इस तरह से बोलते हैं इट्स मतलब ये वर्क करेगा, इट विल बी वर्क, बट इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मल वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप को फॉर्मल वे में बोलना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्मल वे में अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है। तो फॉर्मल वे में जैसे आप ये एक सिंपल सी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। लाइक आप बोलेंगे आई एम बेसिकली बिलोंग टू, जस्ट थिंक आप रहने वाले मेरठ के हैं बट आप जॉब गुरुग्राम या गुड़गांव में करते हैं। आप रहने वाले मेरठ के हैं बट आप जॉब जो है गुरुग्राम या गुड़गांव में करते हैं। तो आप किस तरह से बताएंगे, आई एम बेसिकली बिलोंग टू मेरठ, कि मैं बेसिकली बिलोंग तो मेरठ से करता हूँ, बेसिकली बिलोंग टू मेरठ, बट आई एम रिजाइडिंग एट के बाद आप गुरुग्राम के जिस सेक्टर में रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक, आई एम रिजाइडिंग एट, उस सेक्टर का नाम इन गुरुग्राम। तो इसके बाद आप यूज करेंगे, मतलब जब इन प्रिपोजिशंस का यूज करेंगे तो ध्यान रखना एट के बाद उस छोटी जगह का नाम लिखना है, और इनके बाद बड़ी जगह का नाम आता है हमेशा। एट के बाद छोटी जगह का नाम आता है, इनके बाद हमेशा बड़ी जगह का नाम लिखेंगे। या फिर अगर आप शहर से बाहर गए ही नहीं हैं, अपने शहर में ही हैं और अपने शहर में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं आई एम रिजाइडिंग एट, उस जगह का नाम जहाँ आप रहते हैं, इन अपने शहर का नाम। आई एम रिजाइडिंग एट, उस जगह का नाम जिस एरिया में आप रहते हैं या जिस टाउन में या जिस विलेज में भी रहते हैं, फिर इन बुलंदशहर या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है वो लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्वालिफिकेशन। वेल क्वालिफिकेशन बताने में लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, और इस जल्दी की वजह से होता क्या है, वो इनफॉर्मल वे में ही अपनी क्वालिफिकेशन सामने वाले को बताने लगते हैं। आप सोचिए, आप स्टेज पर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डोंट शेयर योर क्वालिफिकेशन
लाइक अ इनफॉर्मल वे। तो फॉर्मल वे में अपनी क्वालिफिकेशन आपको किस तरह बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ। वेल जब आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपनी क्वालिफिकेशन को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो वो पॉइंट है, यहाँ मैंने सिंपल सा एक वर्ड लिखा है एज फार एज, और इसके साथ एक वर्ड यूज सुना है इज कंसर्न। वो इज आर वो चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, बट आपको इस वर्ड को यूज करना है एज फार एज। As far as my qualification is concerned, as far as my qualification is concerned, as far as का यहाँ यूज इसलिए हुआ है क्योंकि as far as is giving a literally stability to your sentence। ये आपके सेंटेंस को एक स्टेबिलिटी, एक मजबूती देता है। और as far as से पता लगता है कि जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मैं मानता हूँ या जो मैं जानता हूँ या जो मैं सोचता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। इसका मतलब होता है एज फार एज इज कंसर्न का मतलब जो चीज़ मैं मानता हूँ या जो मैं जानता हूँ उससे रिलेटेड है। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई हैव डन, जो भी आप कर चुके हो ना सिंपल सा बोल देना है लास्ट में, आई हैव डन BA, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन MBA। जो आप कर चुके हैं आई हैव डन दिस। अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं लाइक यू आर स्टिल स्टडिंग, तो आप यूज करेंगे आई एम परसुइंग, लाइक आई एम परसुइंग MBA, आई एम परसुइंग PhD, आई एम परसुइंग BTech एंड ऑल। तो आप उसके साथ परसुइंग का यूज करेंगे जब आप कोई चीज कर रहे हैं। ईदर यू कैन यूज वन मोर थिंग आई एम इन, या आप अगर कुछ भी चीज कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन BTech, आई एम इन BSc, आई एम इन BBA, आई एम इन DCA। तो आप यहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं आई एम इन व्हेन यू आर कंटिन्यूसली डूइंग योर कोर्स एंड ऑल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, हॉबी। जी हाँ, that is one more point which you will have to reveal in your introduction when you are introduce yourself in a formal way as well। तो अपनी हॉबी को बताना होता है हमें, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं अपनी एक से ज़्यादा हॉबीज़ को बताते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप बताते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कोई एक बेस्ट हॉबी बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लाइक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ इन योर हैबिट एंड ऑल, तो वो आपकी हॉबी होती है। लाइक माई हॉबी इज़ टू रीड नॉवेल्स, माई फ्रेंड्स हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट एंड ऑल, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वेल अपनी हॉबी बताने के लिए यहाँ भी मैं आपको वही वर्ड यूज़ करने के लिए बोलूँगा जो मैंने क्वालिफिकेशन के लिए बोला था। देखिए यहाँ भी आपको एज फार एज का ही यूज़ करना है, बिकॉज एज फार एज से पता लगेगा द हॉबी विच यू आर गोइंग टू टेल, उसमें आप एक अच्छी नॉलेज रखते हैं और उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। लाइक एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न, देखिए मैंने यहाँ इसका यूज़ किया है और हॉबी। आपकी अगर एक से ज़्यादा हॉबी होती है तो आप यहाँ हॉबीज कर सकते हो और इसकी जगह आर यूज़ कर सकते हो। एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न आई लाइक प्ले क्रिकेट, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स एंड ऑल, आप लिख सकते हैं जो भी आपकी हॉबी होती है। वॉट एवर योर हॉबी इज यू कैन राइट इन दिस फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से आपको एज फार एज जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाउ टू गिव योर फॉर्मल इंट्रोडक्शन। जो भी आपकी हॉबी होती है उसे आप बताइए और इस वर्ड के बाद यहाँ आप यूज़ कर सकते हो और फॉर्मल तरीके से आप उसे इजीली बोल सकते हो। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा फैमिली। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के इंट्रोडक्शन में अपनी फैमिली के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज पीपल वांट टू नो अबाउट यू, सो दे आल्सो वांट टू नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हम किस तरह से बताएं, तो डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम उसी वर्ड का यूज़ करेंगे जो हमारे सेंटेंस को स्टेबिलिटी देगा, जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड को एक स्टेबिलिटी देगा। किस तरह से, देखिए मैंने यहाँ वही वर्ड यूज़ किया है, आपको भी वही वर्ड यूज़ करना है फॉर्मल इंट्रोडक्शन में। किस तरह से, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है जो मैं जानता हूँ, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न इंक्लूडिंग मी, इसे देखिएगा इंक्लूडिंग मी मतलब मुझे मिलाकर, इंक्लूडिंग मी देयर आर मेंबर्स इन माई फैमिली। एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न इंक्लूडिंग मी देयर आर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। जस्ट थिंक आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हो आप वो नंबर उसमें चेंज कर सकते हैं, बट पूरा सेंटेंस अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट अ सिंगल न्यूमेरिक नंबर। तो आप इसमें किस तरह से बोल सकते हैं, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न इंक्लूडिंग मी देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो दैट सेंटेंस विल गिव यू स्टेबिलिटी। इसमें आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि कितने भाई हैं, कितने बहन है, कौन कौन है, कौन कौन आपकी फैमिली में नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेल टू द पीपल अबाउट दैट, बिकॉज people want to know about you,
not about your sister, not about your brother, not about your uncle and all. People just want to know about you. Just think, if you are living in a joint family, so do you think, will you tell to each and everyone, will you tell about each and every person of your family? No, because people want to know about you only, not about your uncle, not about your sister, no, not about your brother, your elder brother and anyone. So केवल आप इतना बोलिए और अपने फॉर्मल सेंटेंस में, अपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन में केवल इतना सा ही आपको बोलना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। मैनी पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट सेक्टर्स में, और वो एक्सपीरियंस किस तरह से शो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसी में आपको वही सेम वर्ड का यूज करना है किस तरह से अपने एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए। एज फार एज, देखिए पढ़िए से, एज फार एज माई वर्क एक्सपीरियंस इज कंसर्न, एज फार एज माई वर्क एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, जो मैं जानता हूँ वो कंसर्न है। आई एम वर्किंग इन, मान लीजिए आप किसी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं, किसी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अभी भी काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में लिख सकते हैं आई एम वर्किंग इन, मान लीजिए आप टीसीएस में काम करते हैं, आई एम वर्किंग इन टीसीएस सिंस, आप कब से काम कर रहे हैं, किस निश्चित समय से काम कर रहे हैं वो आपको लिखना है। आई एम वर्किंग इन टीसीएस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई एम वर्किंग इन टीसीएस सिंस 2017। मान लीजिए आप 2017 से टीसीएस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं, आई एम वर्किंग इन टीसीएस सिंस 2017। अगर आपको अलग अलग कंपनीज का अलग अलग एक्सपीरियंस है और आप काम कर चुके हैं उन कंपनीज में, किसी दूसरी कंपनी के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ आप किस तरह से बताएंगे अपने दूसरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए यहाँ जब आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन दैट कंपनी। इन सेकंड लाइन, इस वाले सेंटेंस में आप शो करेंगे कि आप यहाँ काम कर चुके हैं, अब मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूँ, या मैं अपना कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो वो आप ये बोल सकते हैं। आई हैव वर्कड विद, लाइक मैनी पीपल हैव एक्सपीरियंस टू वर्क इन अ डिफरेंट कंपनीज एज वेल, तो वो यहाँ दिखा सकते हैं। आई हैव वर्कड विद, लाइक यू हैव वर्कड इन टेक महिंद्रा, सो आई हैव वर्कड विद टेक महिंद्रा एंड जेनपैक्ट। आई हैव वर्कड विद टेक महिंद्रा एंड जेनपैक्ट फॉर, आप जितने भी टाइम के लिए आपने उनके लिए वर्क किया अलग अलग टाइम में, तो आप वो शो कर सकते हैं। लाइक मैं टेक महिंद्रा का एग्जांपल देता हूँ। आई हैव वर्कड विद टेक महिंद्रा फॉर 5 years, मैंने टेक महिंद्रा के लिए काम किया है 5 साल में। तो एक अनिश्चित समय 5 years, तो इसलिए मैंने वहाँ 4 का यूज़ किया। अगर निश्चित समय होता है तो 2017, लाइक कोई भी निश्चित समय होता है 2008, 2017, और अनिश्चित समय होता है तो 4 का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, वो हमारा पेरेंट्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू टेल इन योर इंट्रोडक्शन। तो आपको इंट्रोडक्शन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये पॉइंट आपको लगभग बोलना ही होता है, और ये जरूरी भी है। तो क्या है, माई फादर्स नेम इज मिस्टर। पेरेंट्स के बताने के लिए, पेरेंट्स को बताने के लिए आपको सिंपल बोलना है, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको बताना है। ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, he is a farmer, whatever your father is, आप बता सकते हैं। सेम उसी तरह अपनी मदर के बारे में बताना है। My mother's name is Mrs. whatever the name your mother has, आपको बताना है। Then she is a doctor, an engineer, a housewife। आपको ये था गाइस फॉर्मल तरीका अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। सो इस तरीके को इस्तेमाल कीजिए और लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेंटेंसेस को स्टेबिलिटी मिलेगी और आप अपने बारे में बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में बहुत सारा कुछ बता पाएंगे। तो फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड मोर लेसन्स कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनफॉर्मल तरीका अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, जिसकी मदद से आप कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।